हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज के हम इस यूट्यूब के लेसन में देखेंगे यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। एकदम मैं जीरो से आपको बताऊंगा। और अगर आप अभी भी चाहें तो यूपी पीसीएस 2021 की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपका क्या है, अक्टूबर में एग्जाम है, आप सभी को पता है। देखो, कोई भी प्रिपरेशन के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत चाहिए होती है। और ये यूपी पीसीएस प्रॉपर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिसमें डिप्टी कलेक्टर और डीवाईएसपी जैसी टॉप पोस्ट हैं। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पहली बात। और केवल फॉर्म भरने से ये मतलब ही नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं। जब तक आप खुद की से तैयारी नहीं करोगे, ठीक है ना, यानी 90% सिलेक्शन का होना या ना होना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे बच्चे भी हैं जो एकदम पहली बार में जिनका सिलेक्शन हो गया। ऐसे बच्चे भी हैं जिनका 2 साल में हुआ। ऐसे बच्चे भी जिनका 3-3 साल में हुआ। ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी चीज़ों को समझें और कितना ज़्यादा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में टाइम दें। ठीक है ना। केवल फॉर्म भरने से या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाए। हम लोग आपको क्या करते हैं, गाइड देते हैं। 90% तो क्या होता है, आप ही के ऊपर होता है, आपकी हार्ड वर्क पे होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये यूपी पीसीएस एग्जाम जो बच्चों होता है, ये 3 स्टेज में होता है। मैं प्रॉपर यूपी पीसीएस एग्जाम की बात कर रहा हूँ इस समय। इसमें सबसे पहली स्टेज जो होती है वो प्रीलिम स्टेज होती है। प्रीलिम्स स्टेज में जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वही बच्चा मेंस एग्जाम में जाएगा। और जो बच्चा मेंस में क्वालिफाई करेगा वही बच्चा क्या करेगा, इंटरव्यू स्टेज, लास्ट स्टेज में जाता है। ठीक है। और इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल जो है मेरिट आती है, और उसमें अगर आप क्रॉस करते हो तो आपका नाम पीडीएफ में आता है। समझ में आया? तो अब हम इस एग्जाम को स्टेज बाय स्टेज समझने की कोशिश करेंगे कि इसका नेचर क्या है और इसकी डिमांड क्या है। समझ में आया? दोनों माध्यम, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम को समझ में आएगा। क्लियर? देखते हैं। देखो बच्चों, जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। सुबह वाली मीटिंग में आपका जीएस का पेपर होता है, और शाम वाली मीटिंग में जो है आपका सीसेट का पेपर होता है। जीएस का पेपर जो होता है भैया, वो 150 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडीज़ के। उसमें हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटी भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होता है, करंट अफेयर भी होता है, इन्वायरमेंट भी होता है, साइंस एंड टेक भी होता है। ठीक है। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन करा तो 1/3 आपका मार्क्स कट जाएगा। क्लियर? अगर 150 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं, तो एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का हुआ। ठीक है। 1/3 निगेटिव होती है इसमें। सी सेट का जो पेपर होता है, जो सेकंड मीटिंग में होता है, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि इसमें केवल 33% अगर आपने पासिंग कर लिया है तो क्या हो, आप क्वालिफाई माने जा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रिपरेशन तो नहीं करो कि हमारे 33% आए। अरे ठीक ठाक 50% बन जाते हैं। ठीक है ना। ये तो एकदम विषम परिस्थिति कि 33% तो ले ही आओगे। और जो प्रीलिम्स की बच्चों कट ऑफ बनती है ना, वो केवल और केवल जीएस के पेपर के मार्क्स पे बनती है, सी सेट पे नहीं बनती है। तो सी सेट कराया क्यों जाता है? अगर कोई बच्चा 33% भी मिनिमम मार्क्स नहीं ले पाया तो भैया उसकी जीएस की कॉपी की चेक ही नहीं होगी, यानी कि उसके जीएस में कितने भी मार्क्स लाओ उसको कोई मकसद ही नहीं रह पाएगा। यानी वो ऑलरेडी क्या हो गया, प्रीलिम्स में क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यानी कि 33% जो आसानी से आप क्रॉस कर सकते हो, यार इतना तो आपको हम पढ़ा ही रहे हैं। क्लियर? आपका जो है मेन हेडेक किस पे होना चाहिए, जीएस के पेपर पे होना चाहिए। अब जीएस के पेपर की बात करें तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं और क्या क्या हमारे रिसोर्सेज होते हैं, तो इसको मैं पूरी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें, जिसे हम इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री बात बच्चों हमारा 3 खंडों में बटा हुआ है। एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हम प्राचीन इतिहास बोलते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री, जिसको हम मध्यकालीन भारत का इतिहास बोलते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत वाला बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, क्लियर, वो एंशियंट के लिए और मिडाइवल के लिए क्या है, मोर देन सफिशेंट है। और जो मॉडर्न है, आधुनिक वाला पार्ट, वो स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है, वो क्या है, मोर देन सफिशेंट है। कल्चर का पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। यूपीएससी और यूपी पीसीएस में अगर हम बात करें तो यूपीएससी में क्या होता है, कल्चर थोड़ा हावी रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कल्चर का पार्ट स्ट्रॉन्ग करना ही है, अगर आपके पास टाइम इनफ है, तो आप नितिन सिंघानिया की जो कल्चर वाली बुक आती है उसको क्या कर सकते हो, आप रेफरेंस ले सकते हो। और मैंने भी आपको इन्हीं तीनों किताबों के मिक्सचर से पढ़ाया है। इवन नितिन संघानिया कोर्स तो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रखा है, जो कोई भी बच्चा देख सकता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपकी हिस्ट्री की तैयारी होनी चाहिए। इस तैयारी में आपके खुद के हुए लिखे हुए नोट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
हमें से याद रखना, अगर आपके नोट्स बन गए हैं तो यानी कि अब आपको बहुत आसान है चीज़ों को समझना। आप उसका रिपीटेड रिवीजन करिए, अपने सोर्सों को ज़्यादा मत बढ़ाइए, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भैया बहुत बड़ा महत्व है उत्तर प्रदेश पीसीएस में आज भी। इससे आपको ट्रेंड पता चलता है, इसको ये पता चलता है कि भैया किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में कोई अगर ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपके नोट्स से बाहर आ रहा है तो आपको अपने नोट्स में उसे ऐड करना चाहिए। दिस इज द परफेक्ट वे टू प्रिपेयर हिस्ट्री। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इसमें लक्ष्मीकांत से अच्छा सोर्स कोई है ही नहीं। और इसमें आप लक्ष्मीकांत भी क्या कर सकते हो, आप लाल पेन उठाइए, एक एक चीज़ों को पढ़िए। मैं खुद आपको लक्ष्मीकांत की क्या कराता हूँ, बुक रीडिंग कराता हूँ। समझ में आया? तो ये वो जनरलाइज चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर एक दूसरी किताब का नाम, तीसरी किताब का नाम। तो भैया ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मीकांत का नाम मैं जो किताब का ले रहा हूँ तो मेरा कुछ है उनसे लेना देना, ठीक है ना, क्लियर। या दूसरे प्रकाशन का नाम नहीं ले रहा तो उससे मेरा कुछ क्या है, नाराजगी, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये आपके फ्यूचर का सवाल है। आप जो इतना अच्छा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लक्ष्मीकांत में मिलती है और जितना फायदा आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने से होगा उतना किसी भी किताब को पढ़ने से नहीं होगा। सोच लो ये बाइबल है। देखो दिक्कत क्या है, उत्तर प्रदेश पीसीएस जो एग्जाम है इसको हमने 90% बच्चों ने केवल प्रीलिम्स करके मानते हैं, क्योंकि वो मेंस में कभी पहुंचते ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कभी भी वो शुरुआत से प्रीलिम कम मेंस की तैयारी करते ही नहीं है। वो हमेशा प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में रिजल्ट आ गया अच्छा तो कुछ 3 महीने मेंस की तैयारी करेंगे। अभी मैं आपको मेंस का पूरा सिलेबस दिखाऊंगा, आप मुझसे खुद बताना क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद 3 महीने में ये मेंस तैयार हो सकता है? नहीं तैयार हो सकता। यानी कि 40 to 45 या 40 to 55% मेंस का भी आपको क्या नोट्स और उनके जो है आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के टाइम पे ही, यानी प्रीलिम्स से पहले ही कर लेनी चाहिए। और जितने भी होशियार बच्चे हैं वो कर रहे हैं, समझ में आया, वो कर रहे हैं। वो चाहे किसी टीचर के माध्यम से करो, चाहे सेल्फ स्टडी से करो, करो जरूर। नहीं तो आप जो है उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे मेंस में। 8 पेपर होते हैं मेंस में, अभी दिखाने वाला हूं मैं आपको। और दूसरी बात, अगर प्रीलिम्स में रिजल्ट खराब भी होता है ना तो उसके बाद भी मेंस की प्रिपरेशन करा करो, ये आपका अधिकार है। ये नहीं कि प्रीलिम्स में फेल हो गए तो उसके बाद सोच रहे हो कि यार प्रीलिम्स में कोई गलती थी, प्रीलिम्स ही दोबारा पढ़े। अरे भैया मेंस पढ़ने से हमारे दिमाग का हॉरिजन बढ़ता है, ब्रॉडनेस बढ़ती है। और जब हम मेंस भी अच्छी तरह पढ़ते हैं, ऑप्शनल भी अच्छे पढ़ते हैं तो हमें तैयारी में सीरियसनेस आती है। और उसके बाद हमें प्रीलिम्स की चीज़ें और अच्छी तरह समझने आ जाती है उसी इंसान को जो पहले इकोनॉमिक्स से डर रहा होगा, पॉलिटी से डर रहा होगा। क्योंकि अब आप उन चीज़ों का ओरिएंटेशन लिखने के क्या हो, आप लिखने में आप सक्षम बन गए हो। क्या मेरी बात समझ में आई? ये सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा कि प्रीलिम्स में अगर उसका रिजल्ट निगेटिव भी आता है तो फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करता है। इस साइकिल को मत तोड़ो। जो भी रिजल्ट आए पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पूरी साइकिल करनी चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, और जिससे अगली बार जब बैठो तो एक ही शॉट में ही एग्जाम निकल जाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखो जो सो रहा है, एक कहावत है, हम उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है हम उसको नहीं जगा सकते। चीज़ों को समझो। आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो, खासकर बहुत सारे लोग भी आपको यही गलती करा रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो 97% लोग कर रहे हैं ना वो सही है, लेकिन 97% लोग गलत भी होते हैं, सही केवल बहुत ही कम परसेंट लोग होते हैं। समझ में आया? अभी 97% एक दूसरे को भागा भागी करके केवल प्रीलिम्स केवल प्रीलिम्स केवल प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये टीचर कहीं मेंस तो नहीं पढ़ाता इसलिए मेंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। अरे मैं तवज्जो ना मेंस को दे रहा हूँ ना मैं प्रीलिम्स को दे रहा हूँ, मैं इस प्रिपरेशन की साइकिल को दे रहा हूँ। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जिससे आपका पीडीएफ में नाम आए, चाहे पहले साल में आए चाहे दूसरे साल में आए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इसकी पूरी प्रिपरेशन सही से नहीं करी है तो प्रीलिम्स निकालने के बाद भी केवल मेंस जाके बैठना और वहाँ पे जाके फेल हो जाना तो कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 6-6 7 साल से जो है आपका मेंस लिख रहे हैं लेकिन तब भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। समझदारी से क्या करिए, काम करिए, ठीक है ना। ऐसी प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं जिसमें आप क्या करो, युद्ध के दूसरे राउंड में क्या हो जाओ, कोलैप्स हो जाओ। अच्छा जो क्या होगा, सैनिक होगा, जब उसको पता है कि 3 राउंड है तो वो तीनों राउंड की प्रिपरेशन करेगा। ऐसा नहीं कि एक के बाद क्लियर होने के बाद फिर दोबारा प्रिपरेशन करेगा। अरे उतने में तो वो बच्चा आगे निकल जाएगा जो शुरू से प्रिपरेशन कर रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक का बेस्ट सोर्स जो है
क्लास 11 और 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। इस समय हम इकोनॉमिक सर्वे की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चला रहे हैं। बजट पढ़ना चाहिए, हमारा यूनियन का बजट, उत्तर प्रदेश का बजट, क्लियर। और इसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि इन चीज़ों का हम मेंस में भी प्रयोग करें। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इकोनॉमिक्स का ये क्या है, सोर्स सबसे अच्छा है। अब इसमें किसी प्रकाशन की किताब मुझे तो नहीं लगती कोई ऐसी किताब बनी है जो अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, कुछ चैप्टर किसी में अच्छे, कुछ चैप्टर किसी में अच्छे। समझ में आया? अब आ जाते हैं भूगोल। भूगोल का भी यही हिसाब है, ज्योग्राफी का भी यही हिसाब है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी बहुत जो है किताबों को फॉलो करते हैं। अरे सबसे अच्छी किताब भैया एनसीईआरटी 11th-12th नई वाली है, आप एक बार उसे करके देखना। ठीक है, आप क्या करते हो, उसको जल्दीबाजी में पढ़ लेते हो। अरे उसको पढ़ के उसके नोट्स बना के देखो, किताब में अंडरलाइन करके देखो, तो आपको पता चलेगा लगभग सारी चीज हैं। जिन माउंटेन सिस्टम, जिन रिवर सिस्टम में तुम्हें कंफ्यूजन होता है वो सब कुछ उसमें है। प्लेट टेक्टोनिक भी उसमें है, टाइड्स भी उसमें है, वेव्स भी उसमें है, ओशन करंट भी उसमें है, सब कुछ उसमें है। फिजिकल ज्योग्राफी पूरी उसमें है, क्लाइमेटोलॉजी भी उसमें है। और उसके बाद आपके पास एक वर्ल्ड एटलस अच्छी खासी होनी चाहिए, चाहे आप ओरिएंट की हो, ठीक है, चाहे आपके पास जो है ऑक्सफोर्ड की हो, किसी भी की भी हो। आप फिर उसमें क्या करो, लोकेशनों को एनालिसिस करो। लोकेशन कहाँ से मिलेंगी आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी मिल सकती हैं। समझ में आया? यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है, अगेन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसके नोट्स जरूर बनाओ। केवल एनसीईआरटी को पढ़ के रख दिया साइड में, वर्ड एटलस में एंट्री मार के रख दिया साइड में, ठीक है, उनका रिवीजन नहीं कर रहे हो, उनके नोट्स नहीं बना रहे हो, तो वो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि नोट्स बनाने जरूरी है। उसी नोट्स में क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एडिशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया। बच्चे डरते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ने से, पता नहीं क्यों डरते हैं। अरे यार, यूपी पीसीएस का मतलब ये नहीं है कि जो भी इंग्लिश में चीज़ छपे उससे घृणा करना, ये गलत चीज़ है। ठीक है, अगर आप हिंदू नहीं समझ सकते तो बहुत जगह हिंदू का क्या है, हिंदी में अनुवाद करके पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं खुद आपको ऐसी कराता हूँ नहीं कराता हूँ। योजना पढ़ सकते हो, योजना तो हिंदी में भी आती है, क्लियर। और करंट अफेयर के आप नोट्स भी बना सकते हो, क्लियर। करंट अफेयर के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। हम भी आपको टेस्ट सीरीज कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली भी है, पेड वाली भी टेस्ट सीरीज है, सारे सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज है, क्लियर। तो आपको जो है टेस्ट सीरीज में की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवाने में। और फिर है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक को मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की 8 से लेके 12 तक की किताबें, 8th 9th 10th तो मस्त आप पूरी पढ़ जाओ। लेकिन जैसे 11th 12th पे आते हो तो उसमें सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ने, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। और इन पूरे चैप्टरों की लिस्ट आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रखी है, फ्री कोर्सेज में दे रखी है। अनअकैडमी में काफ़ी चीज़ें भी फ्री कोर्स में होती हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। जो रेगुलर बच्चा है उन्होंने ये चीज़ें ख़त्म भी कर रखी हैं। समझ में आया? अब प्रीलिम्स की कट ऑफ चाहे 60% जाए, चाहे 65% जाए, चाहे 55% जाए, इसके पीछे हमें कभी नहीं भागना चाहिए। हमें ये देखना है कि भैया हमारी प्रिपरेशन पूरी है कि नहीं है, हमारे सारे सब्जेक्ट क्या है, ठीक ठाक हैं कि नहीं है। किसी भी एक में स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत मत करो। कोई, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, कोई कहता है सर हम इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे हैं, मेरी ज्योग्राफी फेवरेट है, मेरी साइंस एंड टेक फेवरेट है क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड का था, ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन भी और 10+2 में भी क्या थी, मेरी बायोलॉजी थी। ऐसा नहीं है बच्चों, आपको स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको जर्नलिस्ट बनना है। और प्रीलिम्स की सारी चीज़ों में जर्नलिस्ट बनने के लिए 3 से 4 महीने काफ़ी हैं। लेकिन 3 से 4 महीने काफ़ी क्या है, डेडिकेटेड वे में करना पड़ेगा। नोट्स बनने चाहिए, नोट्स में एडिशन होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तब जाके वो क्या है, एक फ्रूटफुल वे में क्या होगा, तैयारी होगी। जितने भी सीरियस एस्पायरेंट हैं ऑलरेडी उन्होंने किया होगा तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करो। देखो मैं बताऊं, प्रीलिम्स में या जितने भी सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, ठीक है, मेरे द्वारा भी जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पहले अटेम्प्ट में भी, तो सबका एक कॉमन चीज़ जो है यह है कि वो अपने सोर्सों को मिनिमाइज करते हैं। जब आपके क्वालिटी नोट्स बन गए, समझ में आया, तो फिर आपको दुनिया भर के 1000 सोर्सों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। उसी का रिपीटेड रिवीजन करना चाहिए, और उसी की सबसे बड़ी कमी होती है। हमें ऐसा लगता है कि भैया हमारा ये तो कवर हो गया है, अब और ज़्यादा, फिर वो कवर हो जाएगा तो दिमाग कहेगा और ज़्यादा पढ़ लो, ठीक है, वहाँ से सोर्स उठा लो, फिर वो बोलेगा वहाँ से सोर्स उठा लो, किसी ने व्हाट्सएप कर दिया, किसी ने टेलीग्राम कर दिया, वहाँ से सोर्स उठा लो, और आपको मज़ा भी आएगा। आप वो क्वेश्चन कर रहे होगे, क्वेश्चन बन भी रहे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब आपका दिमाग क्या हो गया है,
पूरा का पूरा एमसीक्यू राउंड में जा चुका है। आप अपने नोट्स से दूर जा चुके हो। समझ में आया? क्लियर? आप एक चीज को समझो कि अगर आपके नोट्स प्रॉपर बन चुके हैं और अगर आप उनका रिपीटेड रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो, अगर उनका रिपीटेड रिवीजन कर रहे हो तो यानी कि उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हो, जो स्टैटिक वर्जन है याद करने का उसको भी समझ रहे हो। क्लियर? अब आप इन दोनों की सहायता से उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से 50 एमसीक्यू भी बनते हैं तो आप बना सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? लेकिन हम ये नहीं करते। जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास होने लग जाता है तो हम क्या करने लग जाते हैं, कभी इधर बैठ गए, कहीं उधर एमसीक्यू का गेम खेलने लग गए, कहीं वहाँ एमसीक्यू का खेलने लग गए, किसी ने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी तो उसको हम पढ़ते जा रहे हैं, किसी ने हमें जो है नेशनल पार्क की लिस्ट दे दी हम उसको पढ़ रहे हैं। अरे नेशनल पार्क की लिस्ट तो तुम्हारे पास भी है अगर तुमने नोट्स बनाए होंगे। समझ में आया? क्लियर? किसी ने सब चीज़ को एक जगह कंपाइल करके दे दी, आप खुश हो गए। आप उन चीज़ों को पढ़ के अपने हस्तलिखित नोट्स से दूर जा रहे हो, कॉन्सेप्ट से दूर जा रहे हो। समझ में आया? क्लियर? और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के कारण, ये मार्केट में बहुत चलती हैं आजकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अरे भैया, जीएस की जितनी भी चीजें हैं अगर आपने नोट्स बना दी तो आपके नोट्स ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आप 50 नहीं 50,000 एमसीक्यू तक करने की क्षमता रखते हो, इतना हमारा मानव का दिमाग होता है। ठीक है? तो इसको संकीर्ण मत करो, अपने नोट्स पे विश्वास करो। जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं, जो भी तुमने सोर्स रखे हैं, तो तुम्हें क्वालिटी का पता है। ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिसको क्वालिटी का ना पता हो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे होगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन बनने कि नहीं बनने, क्वालिटी का वहीं पर अंदाजा हो जाएगा आपको। ठीक है? आप उनका एडिशन भी करोगे, क्वालिटी और इंप्रूव्ड होगी नोट्स की, और फिर बस उनका रिपीटेड रिवीजन करो। आप अब ये देखो ना कि अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो, यूट्यूब पे भी सर्च करते हो, हर कोई आपको लिस्ट बता देगा जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। तो जब सभी को किताब की लिस्ट पता है तो सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, तो फिर उसके बाद भी इतने सारे लोग बाहर क्यों हो जाते हैं? आप समझ रहे हो ना? हम उन चीजों से आगे भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है? और आगे भागने की चीज में क्या करते हैं, अपनी चीज को भूल जाते हैं। प्लीज ऐसा ना करें। यहां पे जो मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, एक बार उसको करके तो देखिए, उसको बार बार रिवीजन करके भी देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बनेंगे, जो उत्तर प्रदेश का स्टैटिक वर्जन है जिसके नाम पे आपको डराया जाता है वो भी बनेगा, एलिमिनेशन में भी फायदा आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? क्लियर? तो रिपीटेड रिवीजन बहुत बड़ी की है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख से ही बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो हम पूरी आपकी सहायता करना चाहेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं सी सेट वाला पेपर, जो 33% इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं और इसका प्रीलिम्स की मेरिट में नंबर इसके जुड़ते भी नहीं है। अब इसमें क्या आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, यानी कि जो होता है ना इंग्लिश का एक पैसेज आता है, और वो इंग्लिश उतनी टफ नहीं होती। अगर आपको इंग्लिश से दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पढ़ के वो शब्दों को पैसेज में ढूंढो तो भी बन जाएगा। समझ में आया? इसमें फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। 10 तक की मैथ आती है, आपको रेशियो पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, साधारण ब्याज पता होनी चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज पता होना चाहिए, समय और कार वाले काम पता होना चाहिए, नाव वाले क्वेश्चन पता होने चाहिए कि किस धारा में बह रही है, टंकी वाले सिस्टम पाइप वाले क्वेश्चन पता होने चाहिए, रेल वाले जो है प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, इस दिशा में जा रही है उस दिशा में जा रही है। ठीक है? टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन पता होने चाहिए, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई सी भी किताब उठा लो, आर एस अग्रवाल उठा लो, हिंदी मीडियम में आती है, इंग्लिश मीडियम में आती है, वो क्वेश्चन बनाओ। समझ में आया? जनरल इंग्लिश भी कैसी आती है भैया आपकी, एक्टिव पैसिव, जो आपने ऑलरेडी कर रहे होंगे, आप आर्ट साइड के भी होंगे तो भी इंग्लिश होगी आपकी, करी होंगी आपने। ठीक है? एक्टिव पैसिव के कुछ रूल होते हैं उनको पढ़ो, यानी कि एग्जाम से पहले 30 दिन पहले इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, मतलब पर्यायवाची जिनको बोलते हो हिंदी में, विलोम शब्द जिनको बोलते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, प्रपोजिशन पढ़ने आते हैं, इज, एम, आर, बाई, फॉर, विद, ये कहाँ भरोगे। तो ये जनरल वे में अगर आप इसकी करोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप डरोगे नहीं हम हिंदी माध्यम का इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ ही देंगे, तो हो सकता है कि 33% लाने में भी मुश्किल हो जाए। और ये वो चीज़ें बच्चों, आप इतने अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, आज भी अगर आप व्हाट्सएप में कुछ चीज़ें बात करते होगे तो आप इंग्लिश में टाइप करते होगे, आज भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते होगे तो बोलते होगे माई नेम इज दिस। ठीक है ना? तो यानी आपकी चाह है तो वहां पर आप कर रहे हो, यहां पे भी चाह दिखाओ ना अपनी। थोड़े से एक्टिव पैसिव, थोड़े से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, थोड़े से कंपोजिशन प्रपोजिशन समझने में ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है ये। समझ में आया?
जनरल हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, उससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब अपठित गद्यांश जो आता है वो भी आप खुद आसानी से कर सकते हो, हिंदी वाले। क्लियर। और इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं, इतना कुछ कठिन नहीं है। कुछ पर्यायवाची याद रखने, कुछ विलोम शब्द याद रखने, कुछ संधि याद रखनी, कुछ समाज याद रखने, सब कुछ हो जाता है अगर करना चाहें तो। अब इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये थोड़ा मॉडरेट टू टफ टाइप का पार्ट होता है, क्योंकि इसका मैटर लोगों को बहुत कम मिलता है। लेकिन इसको भी मैंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि वो कितना भी सी सेट कठिन करें, लेकिन जो बेसिक चीज होती है उससे 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से निकल जाते हैं। अरे हमें 33% क्वेश्चन ही तो चाहिए। ठीक है, उतने जो है हमारे कम्युनिकेशन के मॉडल से निकल जाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल के मॉडल से निकल जाते हैं। रीजनिंग की बात करें तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ब्लड संबंधित वाले क्वेश्चन आते हैं, और आपकी रैंकिंग वाले आते हैं कि वो आगे से इतने लाइन पे खड़ा है तो दक्षिण से कहाँ है, पश्चिम से कहाँ है। कोई एक पूरब में जाता है 5 किलोमीटर पर राइट मुड़ जाता है 3 किलोमीटर, तो पहली वाली पोजीशन से लास्ट वाली पोजीशन की दूरी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर जो कुछ बॉक्स से आते हैं कि भैया इस ऐसा बॉक्स का पैटर्न समझो, एक ऐसा त्रिभुज सा बना देंगे कि इसमें नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या बताओ, से यस और नो। क्लियर। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से हो सकता है यार, इसमें कोई कठिन बात नहीं। मैं मान ही नहीं सकता सीसेट में फेल होना कोई एक जायज चीज है। क्लियर। और भैया जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम में रंगना पड़ेगा ना। अब जब आप टाइम ही नहीं दोगे, आप सोच रहे हमने फॉर्म भर रखा हमारा हो जाएगा, ना तो तुम्हारे पास अच्छे सोर्स है, ना तुम्हारे पास क्वालिटी मटेरियल है, ना तुम उसका रिवीजन करना चाहते हो, ना तुम्हारे पास समय है, तो कैसे काम चलेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में 8 चीजें होती हैं। जनरल हिंदी होता है 150 मार्क्स का, तो मैं यहाँ मार्क्स जोड़ूंगा भी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे भी होता है आपका 150 मार्क्स का। जनरल स्टडी का पेपर 1 होता है 200 मार्क्स का, पेपर 2 होता है 200 मार्क्स का, पेपर 3 होता है 200 मार्क्स का, पेपर 4 होता है 200 मार्क्स का, ऑप्शनल पेपर 1 200 मार्क्स का, ऑप्शनल पेपर 2 200 मार्क्स का। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 13 14 15, यानी कि पूरा 1500 मार्क्स का हो गया। क्या आप समझ रहे हो। ये है असली चीज जो आपका सिलेक्शन करवाती है, या ये जो वो चीज है जो आपको यह बताते हैं कि आपको DYSP मिलना है, DY कलेक्टर मिलना है, या उसके अलावा और अदर एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिलनी है। यहां पे मेहनत करनी है बच्चों। वो राउंड तो प्रीलिम्स हो गया, बस जो है आपको कट ऑफ क्लियर, कहानी खत्म। अब यहां पे आना है, और यहां पे जो है कॉलेप्स होते हैं बच्चे। आपको लग रहा होगा आपने सही आंसर लिख दिया है, लेकिन बात नहीं चलती है। ये हिंदी की मैं बताऊं ना, हिंदी में 70 से 72 नंबर लाने में आफत आ जाती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्मूथली 90 से लेके 105 नंबर तक ले आते हैं। समझ में आया। जो शुरू से 30-35 नंबर की लीड लेके चलते हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में ऐसे को लिखना इतना आसान मत समझना कि कुछ भी लिख दोगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 39 नंबर भी आए, 45 नंबर भी आए 150 में से, और जिन्होंने प्रैक्टिस करी उनके 90 और 105 106 नंबर भी आए हैं। क्या ये बात समझ में आई। तो किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। अब इसकी प्रिपरेशन आप बताओ, क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद 3 महीने में कर पाओगे। इधर लिख देता हूँ 3 महीने में कर पाओगे। क्या 3 महीने में आप इन 8 पेपरों का मैटर विद आंसर राइटिंग तैयार कर लोगे। नहीं करवा पाओगे। और फिर आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि मैंने अच्छा क्वेश्चन बनाया, इंटरव्यू की कॉल में आपका नंबर ही नहीं है। समझ में आया। मार्कशीट जब आएगी 1-2 साल बाद, तब पता चलेगा कि इतने पुअर नंबर आए, 200 में से 60 नंबर आ रहे हैं, 150 में से आपके 45 से 50 नंबर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। क्लियर। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अब इसकी कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं पूरे GS 1 2 3 4 की तैयारी करवाता हूँ, और पूरे प्रीलिम्स की भी तैयारी कराता हूँ, आप देख लो। ठीक है। क्लियर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है। अब इनमें से कोई सा भी एक चुनना है आपको। जो अभी हमने देखा था ना बच्चों, देखो पीछे आओ, कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है। तो ऑप्शनल आपको एक ही चुनना है। आपकी मर्जी, आप एग्रीकल्चर से लिखो, आपकी मर्जी बॉटनी से लिखो, आपकी मर्जी जियोलॉजी से लिखो। अब ऑप्शनल चूज करना भी क्या है, बहुत ही क्या है अच्छी, जो मतलब एक तरह से स्ट्रेटेजिक चीज है। अगर आपके ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 200-200 का होता है, 400 में से 300 प्लस नंबर लग गए, तो मैं 100% बोल सकता हूं कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए कि आप क्वालिफाई कर रहे हो उसी साल। लेकिन ये लगाना हर किसी की बात नहीं होती।
बहुत ही कम बच्चे 300 प्लस अपने ऑप्शनल में ला पाते हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। ठीक है, अमूमन सारे बच्चे 210 से लेके 230 तक ही रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे 400 में से। ठीक है ना, और ये सब क्या है, क्वालिफाई करने से बहुत दूर हो जाते हैं। तो आपको कम से कम 280 तो रखने ही पड़ेंगे, और जहाँ 300 प्लस लग गए तो सोच लेना कि भैया मज़ा आ जाएगा। और वो देखो लॉ ऑप्शन से भी लगे हैं बच्चों के, इस बार तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आए लोगों के, समझ में आया, क्योंकि वो टॉप 3 में टॉप 4 में है। तो जब भी मार्कशीट आएगी तो देख लेना उनके नंबर बहुत अच्छे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम अपने ऑप्शनल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ऑप्शनल का चुनाव अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ऑप्शनल का चुनाव कर लिया, आपके पता ही नहीं चल रहा कि हम किससे पढ़ेंगे, या हमारे पास सेल्फ पढ़ना है तो हमारे पास रिसोर्सेज है कि नहीं है, हमारी हिंदी माध्यम की उतनी अच्छी किताबें हैं कि नहीं है, इंग्लिश माध्यम वाले तो इंग्लिश माध्यम की अच्छी किताबें हैं कि नहीं है। ठीक है, क्लियर, क्या हमारा खुद का इंटरेस्ट है कि नहीं है, से यस और नो, तरह तरह की बातें होती हैं। क्लियर, एक और लिस्ट है, अभी इतने सारे ऑप्शनल है कि मैं 2 स्लाइड में रखना पड़ा मुझे, ये और ऑप्शनल है। तो आपकी जो भी मर्जी जो है, आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक ऑप्शनल को ले सकते हो, और उस एक ऑप्शनल के साथ क्या कर सकते हो, अपना पेपर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अब मुझे बताओ, क्या ये सही में 3 महीने जो हमें मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद, उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ग्रेजुएशन भी इन सब्जेक्टों में होगा, उनको तो थोड़ी सहायता मिल सकती है, लेकिन अगर आपको एक नया सा ऑप्शन लेना पड़े और तैयारी करना पड़े, तो क्या आप आंसर राइटिंग भी कर पाओगे? समझ में आया? तो इस चीज़ का जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। क्लियर, इस चीज़ को आप क्या करते हो, बहुत ही क्या करते हो, हल्के तौर पे समझते हो। क्लियर, अब उसके बाद जो है आपका लास्ट राउंड आता है इंटरव्यू राउंड। इस इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होता है, पहले ज़्यादा मार्क्स का हुआ करता था। ठीक है, तो डिसाइडिंग ज़्यादा होता था, तो अब इसका प्रोपोर्शन कम है, क्योंकि 1500 मार्क्स का तो टोटली क्या है, आपका मेंस है। ठीक है, और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट बनती है, सही है सर नो। तो मेन 1600 मार्क्स यही है। अब इस 1600 मार्क्स में से सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका है, मेंस का। समझ में आ गया? क्लियर, तो भैया मेंस की प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको अपना सपना पूरा करना है। 100 बातों की एक बात। और जिस साल भी आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में होगा तो वो आपके मेंस के दम पे होगा, ना कि प्रीलिम्स के दम पे होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी तो मेंस में जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, उसमें स्मार्ट स्टडी चाहिए। ठीक है ना, सारा प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो बता रहा हूँ, ये नहीं कि हवाबाजी कर रहा हूँ। समझ में आया? सिलेक्शन रेशियो मैं जो पढ़ा रहा हूँ प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल एल्ड का, आप जाके देख लेना, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, कोरा पे सर्च कर सकते हो, कहीं पे भी करके कर सकते हो, या अनअकैडमी के किसी बच्चे से भी पढ़ जो है पूछ सकते हो, क्योंकि जो क्लास में बच्चे हैं ना वही सिलेक्ट हो रहे हैं, उनको पता है कि भैया ये क्लास में हमारे पढ़ता था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो असली जो है ना मेंस का ही है। और एक बात और बता दूं, माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो। इस चीज को हमेशा याद रखना। ये गलत है कि हिंदी माध्यम वालों के लिए क्या है, आपका धोखा हो रहा है, या इंग्लिश माध्यम वालों को फायदा हो रहा है। धोखा या फायदा ये आपके सोचने का विषय नहीं है। आपके सोचने का विषय है कि अगर हम, भले ही वो इंग्लिश माध्यम का बच्चा हो, भले ही वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो, स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ रहा है, आंसर राइटिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने खुद के नोट्स नहीं बना रहा है, रिपीटेड रिवीजन नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा धोखा वही अपने साथ कर रहा है। आपके आंसर में क्वालिटी हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हमने ये प्रूफ भी करा है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी सिलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी सिलेक्ट हुए हैं। जब हर जगह बच्चे चिल्ला रहे थे कि हिंदी माध्यम वालों के लिए धोखा हुआ है, तो उस साल तो भैया मेरे सबसे ज्यादा हिंदी माध्यम वाले बच्चे निकले थे। सही है सर? नो? क्लियर? अब धोखा क्यों हुआ है? 90% बच्चे द हिंदू से दूर जाते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर से, हिंदी माध्यम वाले। क्यों? क्योंकि ये हिंदी में नहीं छपता। अरे नहीं छपता तो क्या होता है यार, तुम एक डिक्शनरी ले लो, अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लो डिक्शनरी का, ठीक है, तो जहाँ चाहे वहाँ रहा है, धीरे धीरे समझो, आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करो। इतनी भी टफ लैंग्वेज नहीं है जब आपके पास डिक्शनरी है, ग्रामर आपने पढ़ी है, आप उससे अर्थ निकाल सकते हो, उसको आप हिंदी में लिख दो, अगर आपको टीचर की सहायता भी नहीं चाहिए।
और ऐसा भी नहीं कर सकते तो भैया हम जैसे लोग हैं कुछ इस दुनिया में, जो द हिंदू को कन्वर्ट करके पूरा हिंदी में समझाते हैं, आप वहां से समझ सकते हो, तो समझने की तो कोशिश करोगे ना। लेकिन अगर इसका सब्स्टिट्यूट आपको दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता को बनाना है तो भैया गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। इवन जो बच्चे इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं तो वो भी इंग्लिश मीडियम में आ रहा है, समझ में आया? क्लियर? तो मीडियम का लफड़ा तो आप नहीं रखा है। अभी रिसेंटली रैंक 1 आई थी उस बच्चे की जिसका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं, वो हिंदी माध्यम में भी उतना ही सजग था जितना इंग्लिश माध्यम में था, ठीक है ना। तो आप भी क्या बनो, बाइलिंगुअल बनो, यानी कि कहीं से भी मटेरियल हमें इकट्ठा करना हो, अगर इंग्लिश में होगा तो हिंदी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखेंगे, अगर हिंदी में मिल रहा है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की क्षमता रहेंगे। और इस क्षमता का विकास आप 10 से 15 दिन की एक्सरसाइज में कर सकते हो। और वो एक्सरसाइज क्या है? हार मत मानो, डिक्शनरी की सहायता लो, ठीक है, आसपास किसी दोस्त की सहायता लो और कर लोगे। बहुत ही आसान चीज है। द हिंदू भी सेम ही तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेम ही तरह की क्या है ग्रामर बार बार यूज करता है। दिक्कत ये होती है पहले दूसरे तीसरे दिन हम पढ़ के उससे ऊब जाते हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले उसको छोड़ देते हैं। समझ में आया? उसकी सारी भाषा समझ में आ जाती है। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश मीडियम में बोलो, लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं प्लीज इन चीजों को समझो, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर खुद जो GS 1 2 3 की बात हो रही है, कभी इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से द हिंदू न्यूज़पेपर GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 जो 4 पेपर होते हैं 200-200 मार्क्स के, उनका 44 से लेके 55% तक सिलेबस खत्म करवा सकता है। समझ में आया? GS 1 2 3 के लिए हमें कोई किताब की जरूरत नहीं है, और या अगर कोई किताब बनी भी होगी तो हमें उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार जाके 2018 का पेपर देख लेना, 19 का पेपर देख लेना और 20 का पेपर देख लेना, 3 मेंस हो चुके हैं रिटर्न वाले, और क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन सारे डायनामिक थे, और वो ऐसे डायनामिक क्वेश्चन न्यूज़पेपर से ही होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको ARC की रिपोर्ट भी पढ़नी पड़ेगी। अब आप बोलोगे ARC की रिपोर्ट तो 500 पन्ने की है, कैसी मजाक कर रहे हो सर, ऐसा पढ़ेंगे तो भैया हमारा काम हो गया। तो भैया कुछ इंसान पृथ्वी पे ऐसे भी हैं जो ARC की रिपोर्ट को भी पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, और मैंने पढ़ाया है। 30 से 35 सेशन लिए, 30 से 35 क्लासों में एक एक चैप्टर को पढ़ाया, पूरी ईमानदारी से पढ़ाया है, और स्पेशल क्लास में पढ़ाया जिससे हर एक बच्चा भारत का क्या कर सके, उसे एक्सेस कर सके, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे वो इंग्लिश माध्यम का हो। समझ में आया? अगर राह है तो आप पढ़ सकते हो, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है आपको। और ऐसी इकोनॉमिक सर्वे भी चला रहा हूं, ठीक है, और ऐसी द हिंदू न्यूज़पेपर चलाता हूं। बिलीव मी, ये इतना परसेंटेज योगदान रखते हैं ये सारी चीजें। जो बच्चे मेंस लिख रहे होंगे वो इस चीज को ना कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर आपकी प्रिपरेशन होगी तो बच्चों कभी भी आपको नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन पता होना चाहिए कि हमें 3 स्टेज से गुजरना है, तो हमारी प्रिपरेशन भी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, तीनों स्टेजों की, कहीं पे रुकावट ना हो। समझ में आया? प्रीलिम्स का रिजल्ट पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें आगे वाले राउंड में जाना चाहिए, हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? क्लियर? तो इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो मेरे ख्याल से यूपी पीसीएस, चाहे आप 2021 दे रहे हो, चाहे आप आगे चल के 2022 दोगे या आगे कभी भी दोगे, आपको ये स्ट्रेटजी रखोगे तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इन बातों पे क्या करिए, विश्वास करिए। क्लियर? ठीक है ना। और इन सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम आपके संग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कोई भी क्लास आपकी छूटती है तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो। हम आपको लाइव टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है। हम आपको आंसर राइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि केवल प्रीलिम्स से काम नहीं चलेगा, आपको तीनों स्टेजों में स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रीलिम्स की खूब सारी टेस्ट सीरीज देते हो, 17-18 तो हमने फ्री टेस्ट करा दिए, 12-13 हमने पेड वाले टेस्ट करा दिए, जोड़ो, और अभी और भी लगातार टेस्ट कराएंगे। आपके डाउट क्लियर करने के लिए हर तीसरी क्लास के बाद हम डाउट सेशन रखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? जितनी भी क्लास हम कराते हैं सबका आपको पीडीएफ मटेरियल देते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराते हैं, आपको मेंटरशिप मिलती है, जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर है जिसको भी आपने चुना हो, आप किसी की भी क्लास कर सकते हो। इतना सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन सब चीज़ों को समझाने के लिए, तो आप भी इनको समझने की कोशिश करिए। समझ में आ रहा है?
क्लियर? तो प्रॉपर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, प्रॉपर मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रॉपर आपके ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, प्रॉपर आपके प्रीलिम्स के नोट्स, मेंस के नोट्स, आपके ऑप्शनल्स के नोट, पेपर 1 के नोट्स, पेपर 2 के नोट्स, ये सब चीज़ों की क्या करा रहे हैं हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और पूरी ईमानदारी से करा रहे हैं। ये लक्ष्य बैच कल से स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमने प्रीलिम कम्स मेंस यानी कि पूरा प्रीलिम्स और पूरे मेंस की तैयारी कराएंगे। ये टीम आपके साथ क्या है, खड़ी हुई है। क्लियर? ठीक है, इन सब चीजों की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, अपर सॉवर्नेट से लेके लोअर पीसीएस से लेके आरओ एआरओ एसआई पैट लेखपाल बीओ और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। और रही फीस की बात, तो इन सब की फीस मात्र 12 महीने की 6300 रुपए है और 24 महीने की 7560 है। आप एक बार केवल टेस्ट सीरीज के भी रेट अगर एवरेज लगाओगे ना मार्केट के, तो इससे ज़्यादा होंगे। इसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज है। क्लियर? इन टेस्ट सीरीज की आप अगर एवरेज रेट पता हो तो आपको पता है, जबकि इन टेस्ट सीरीज के बाद प्रीलिम्स के पूरे नोट्स, मेंस के पूरे नोट्स, आपके ऑप्शनल के पूरे नोट्स, पूरी इनकी क्लासेस प्लस इंटरव्यू असिस्टेंस, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। क्लियर? 12 महीने तक कोई भी नया बैच आता है आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र सिर्फ 7560 का है। इससे ज़्यादा फीस तो आपके हाई स्कूल इंटर के ट्यूशन सब्जेक्ट की होती है। और ये आप फीस नहीं भी दे सकते तो हम स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं, वो भी फ्री टेस्ट होता है, उसमें पूरी साल की फीस माफ़ हो जाती है। समझ में आ गया? और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी आपके वीकली टेस्ट होते हैं, उसमें भी आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं। यानी आप अपने 6300 रुपये भी जो केवल मॉनेटरी बातों को समझता है, यानी कि जो केवल फाइनेंशियल चीज़ों की बातें करता है, वो भी वसूल हो जाती हैं। जबकि शिक्षा में अगर आपको कोई इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हो तो आपको समझना चाहिए कि दिस इज़ द मिनिमम कॉस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर आपको पढ़ना है मेरे से, मैं सारी प्रीलिम्स पढ़ाता हूँ, खुद से मेंस ही पढ़ाता हूँ, तो आप मेरा रेफरल कोड MKS लाइव यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? और इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। रेफरल कोड यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप केवल मेरी क्लास कर पाओगे, आप किसी भी एजुकेटर की यूपी PCS कैटेगरी में कर सकते हो, यूपी SSSC कैटेगरी में कर सकते हो। समझ में आया? जब तक आपका टाइम पीरियड वैलिड है। और इसकी EMI भी बन जाती है, 300 से 400 रुपये पर मंथ खर्चा आता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो। ठीक है? तो हम आपको हर तरफ से पूरी ईमानदारी से स्टेज बाई स्टेज क्या करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। और इतनी मैंने स्ट्रेटजी आपको बता दी तो आप समझ सकते हो कि कितने क्वालिटी के नोट्स और कितने जो है ईमानदारी से आपको पढ़ाया जा रहा है हर स्टेज पे। इसमें कोई जो है क्या करता है, ना नहीं कर सकता। ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए कि हर एक इंसान अगर वो सेल्फ स्टडी भी करना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस साइकिल में करे तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कोई भी अगर नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से आपको, NN अकेडमी की तरफ से। प्लीज़ प्रिपरेशन हार्ड करो, जीवन में मौका बहुत कम मिलता है, बहुत सारे बच्चों को प्रिपरेशन का मौका मिलता भी नहीं है इस जीवन में। तो आप जो है सिलेक्शन लें और हमारे देश का नाम क्या करें, रोशन करें। क्लियर? तो जय हिंद, हैव ए गुड डे। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको क्या करूँगा, पूरा करने की कोशिश करूँगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।